नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि जनरल साइंस जो है ये एनटीपीसी ग्रुप डी में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से ही पूछे जाएंगे। इसमें बायोलॉजी से लगभग 60 से 65% पूछा जाएगा, फिजिक्स में लगभग 20% पूछा जाता है और केमिस्ट्री से लगभग 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से पूछा जाता है, 60 से 65% पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी आपका जो है पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। यहाँ पर आपको की नोट बनवाया जाएगा। की नोट मतलब शॉर्टकट नोट होता है या एक ऐसा नोट होता है जो एग्जाम के पीरियड में केवल आपको पढ़ करके या देख करके ही चले जाना है। तो यहाँ पर हम आपको की नोट बनवाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लासेज आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने क्या बताया, जो जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बायोलॉजी से 60 से 65% पूछा जाता है, फिजिक्स से 20% पूछी जाती है और केमिस्ट्री से 15% पूछा जाता है। तो हम आपसे क्या बात करने वाले हैं? हम आपसे बात करने वाले हैं बायोलॉजी, अर्थात हमारा हेडिंग क्या है? बायोलॉजी। तो देखिए, जैसे बायोलॉजी है, अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो जो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ पर आपसे बातें करेंगे। तो जैसा कि बायोलॉजी लिखा गया, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन शब्द होता है? एक होता है बायो प्लस एक होता है लॉजी। बायो प्लस लॉजी होता है। यहाँ पर जो बायो है, बायो का अर्थ क्या होता है? तो बायो का अर्थ जीव होता है। बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीव। और लॉजी का मतलब क्या होता है? तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। अर्थात अगर बायोलॉजी का मतलब अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीवों को अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात यहां पर लिख लीजिए, जीवों को अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी कहलाता है। अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी किसे कहते हैं? अब जैसे कि मैंने बता दिया, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये जो है बायोलॉजी है? तो देखिए, अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो अगर बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी, जैसे हम नए पेज पर चलते हैं। जैसे बायोलॉजी, यहां पर हेडिंग डालिए बायोलॉजी। अगर हम यहां पर देखिए स्ट्रक्चर की तरह अगर याद समझते हैं तो जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को में जिसमें श्वसन होता है, जिसमें क्या होता है? श्वसन होता है। दूसरा जिसमें प्रजनन होता है, जिसमें क्या होता है? प्रजनन होता है। या जिसमें जो है गति या गमन होता है, गति या गमन होता है। तो वो सभी जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जीव जगत के अंतर्गत आते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? तो वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, ये सब अध्ययन करते हैं। तो हम मेन यहाँ पर बता रहे हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी हम कैसे पहचानेंगे? जिसमें श्वसन होता है, प्रजनन होता है या फिर गति या गमन होता है, वो सभी बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। बात आती है श्वसन। श्वसन करने के लिए जो है वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उन्हीं के द्वारा हम श्वसन करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत। वायुमंडल में गैसों का अगर प्रतिशत पूछते हैं तो जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है? तो 20.94% ऑक्सीजन पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो ये 0.03% पाई जाती है। अगर हम प्रजनन, यहाँ पर एक शब्द आ गया प्रजनन। प्रजनन किसे कहते हैं? तो प्रजनन अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन किसे कहते हैं? अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है। तो इसमें लिख लीजिए, अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? तो प्रजनन कहलाता है। प्रजनन किसे कहते हैं? तो अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है। तो प्रजनन के दौरान इसमें दो जो है लोगों की आवश्यकता होती है। वो 2 लोग, एक जो है मेल होते हैं और एक क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। तो मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो मेल होते हैं, यहाँ पर जो मेल होते हैं, मेल के द्वारा जो है शुक्राणु, मेल का शुक्राणु
और फीमेल के अंडाणु जब आपस में क्रिया करते हैं, मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो उन्हीं के समान एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अर्थात मेल के 23 गुणसूत्र और फीमेल के 23 गुणसूत्र मिल करके एक अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं। ये मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। और बात अब आती है गति या गमन। तो गति या गमन किसे कहते हैं? समय के साथ स्थान में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? गति या गमन कहलाता है। अर्थात इसमें लिख लीजिए, समय के साथ स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि जैसे बायोलॉजी, हमने क्या बताया, बायोलॉजी में श्वसन, प्रजनन और गमन होती हैं। अगर वायुमंडल में पूछा जाता है गैसों का प्रतिशत, क्योंकि जो श्वसन हम लेते हैं वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं उन्हीं के माध्यम से लेते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.94% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। बात आई प्रजनन, जो है प्रजनन अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है। इनमें तो जो है सेक्स की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल की। मेल में जो 23 जो है गुणसूत्र होते हैं और फीमेल के भी 23 गुणसूत्र मिल करके एक अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात मेल में जो है शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु आपस में क्रिया करके एक नए जो है जीव की उत्पत्ति करते हैं अपने समान। बात आई गति या गमन के बारे में, तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन होना ही गति या गमन कहलाता है। अब हम चलते हैं नए पेज पर। अब हम आपको ये बता दें कि जीव, अब हम बात करने वाले हैं जीवों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम जीवों के बारे में बात करते हैं तो जैसे जीव है, जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीवों को भी हम 2 भागों में बांटे हैं। जीवों को भी हम कितने भागों बांटे हैं? तो 2 भागों में। कौन कौन से? एनिमल्स हो गए, और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया बॉटनी प्लांट। अगर हम बॉटनी प्लांट को बारे में बात करते हैं तो बॉटनी प्लांट को क्या कहते हैं? तो इन्हें वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स के बारे में हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान आ गया तो एनिमल के अंतर्गत जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? जोलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोलोलॉजी कहते हैं। और ये जो जोलोलॉजी है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने इसकी खोज की थी। और बात है बॉटनी की खोज किसने की थी? तो बॉटनी की खोज थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने जीव विज्ञान, क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान की खोज किया था। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं, जीवों के बारे में। अगर हम जीव के बारे में बात करते हैं, अगर हम किसके बारे में बात करते हैं? जीव के बारे में बात करते हैं तो जीव की जो जीव होते हैं इनको बनाने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जीव को बनने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। सबसे छोटी यूनिट ये क्या है? जीवों की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट। अगर जैसे यहाँ प्रत्येक जीव में क्या, प्रत्येक जो जीव होते हैं वो सेलों से मिलकर बने होते हैं। सेल जैसे ये मान लीजिए हमारा सेल है और ये हमारा सेल है। तो ये जो सेल होते हैं इसे क्या कहते हैं? तो इस सेल को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यहाँ पर जो ये भाग होता है इस भाग को क्या कहते हैं? कि इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। और इसी केंद्रक के अंतर्गत अंदर में क्या पाए जाते हैं? तो डीएनए पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? तो आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए मिलकर के क्या ये सब कहाँ उपस्थित होते हैं? तो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। और जो ये पोजीशन है यहाँ पर, ये क्या है? तो इसे जो है कोशिका द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इन्हें जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो ये बाहर है, इस बाहर वाले को क्या कहते हैं? इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर इतना चीज आपको याद होना जरूरी है। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो निकल करके आता है ये आता है कि डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? तो डीएनए और आरएनए सेल के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो सेल होते हैं, सेलों के मेल से क्या बनते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सेल होती है। हमने इसको बता दिया था। तो अगर सेलों के मेल को अगर पूछा जाता है तो सेल के मेल को क्या कहते हैं? सेल के मेल को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं। सेलों के मेल को ऊतक कहते हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि ऊतकों के मेल से क्या बनता है, तो अगर ऊतकों के मेल से
ऊतकों के मेल से क्या बनता है, तो बॉडी बनती है, अर्थात शरीर पूरा बन जाता है, बॉडी बनता है। ये आपका की नोट है। ये एक ऐसा नोट है कि अगर आप समझ लेते हैं तो इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझते चलना है। तो यहाँ पर ये सब आपके लिए विशेष पॉइंट है, ये सब देखते चलिएगा। तो यहाँ तक आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। हमने यहाँ पर क्या क्या बताया है कि जो जीव होते हैं, जीव को जो है दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। जंतु विज्ञान को हम जोलोलॉजी कहते हैं। जोलोलॉजी की खोज किसने की थी, तो अरस्तु ने किया था। बॉटनी प्लांट को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसकी खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। प्रत्येक जो जीव होते हैं वो सेलों से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात जो है सेलों के जीवों की जो सबसे छोटी यूनिट होती है सेल होती है। सेलों के मेल से ऊतक बनता है, ऊतकों के मेल से बॉडी बनती है। सेल जो होते हैं, सेल में एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंतर्गत अंदर में डीएनए और आरएनए पाई जाती है। और सेलों में जो है कोशिका केंद्रों भी भरा होता है, और इनकी जो बाहरी सतह होती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये चीज आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि एक जीव को जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या बात करते हैं कि जीवों को अगर जीवित रखना है तो उनको किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। तो जैसे अगर कोई भी जीव है उसको जीवित रखना है तो उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, अर्थात अगला हम टॉपिक ले लेते हैं पोषण। क्या ले लेते हैं, पोषण। तो प्रत्येक जीव को जीवित रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंशन कहते हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा। यही जो पोषण होता है इसे क्या मिलता है, यही ऊर्जा देता है, और यही ऊर्जा देता है जो शरीर जो प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो पोषण होते हैं, पोषण जो है ऊर्जा देता है, और ऊर्जा जो ये ऊर्जा होती है, ऊर्जा से जो है पोषक पदार्थ बनते हैं। तो हम बात करते हैं पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो हम इसके बारे में अब यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखिए जो पोषक पदार्थ होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा क्या है, तो तीसरा है वसा। वसा को क्या कहते हैं, फैट भी कहते हैं, और इसे लिपिड भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, हम यहां पर एक एक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहां पर इससे पहले हम आपको ये बता दें, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, यहां पर जो मेन चीज है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और जो वसा होती है, वसा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और देखिए यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये 1 ग्राम वसा में जो है कितनी कैलोरी, 1 ग्राम वसा को जलाने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। उसी प्रकार से 1 ग्राम प्रोटीन को अगर जलाते हैं तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और उसी प्रकार से अगर वसा को जलाते हैं तो वसा को जलाने पर 1 ग्राम वसा को जलाने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पर जैसे वसा लिखा गया, वसा को हम क्या कहते हैं, इसे हम फैटी एसिड भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो फैटी एसिड भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम एक एक के बारे में आपसे यहाँ पर बातें करेंगे, सबका अलग अलग जानकारी देंगे, आपको अलग अलग सब कुछ बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला हम हेडिंग डालते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहला हेडिंग क्या डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2nO होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। इसमें देखिए जैसे अगर यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं तो ये 1:2:1 के अनुपात में होता है। इसका एक सूत्र और होता है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2O का, ये इस प्रकार से भी हम सूत्र इसका लिख सकते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटी यूनिट क्या होती है, तो इनकी जो छोटी यूनिट होती है ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और देखिए यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है, तो इन्हें हम शुगर में बांटते हैं, और दूसरा किसमें बांटते हैं, तो नॉन शुगर में भी बांटते हैं।
अगर हम शुगर में इसे बांटते हैं, शुगर को क्या कहते हैं, तो शर्करा कहते हैं। और अगर नॉन शुगर है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। अगर हम शुगर, जैसे यहां पर है, शुगर जो होता है वो स्वाद में मीठी, जल में घुलनशील होती है। अर्थात इसके बारे में लिख लीजिए, जो शुगर होता है ये कैसा होता है, स्वाद में मीठा, स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है। और यहीं पर अगर हम नॉन ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं, नॉन शुगर के बारे में बात करते हैं, तो जो नॉन शुगर होता है ये ना स्वाद में मीठा होता है और ना ही जो है जल में घुलनशील होता है। इसमें लिख लीजिए कि ना स्वाद में मीठा, ना स्वाद में मीठा और ना ही जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। अब जैसे शुगर आ गया, जैसे शुगर हो गया, शुगर इसको हम कितने भागों में बांटे हैं, तो इसको भी इसके आगे दो भागों में बांट देते हैं। पहला किसमें बांटते हैं, तो पहला हम इसको बांट देते हैं मोनोसैकेराइड। इसको किसमें बांट देते हैं, तो मोनोसैकेराइड में बांट देते हैं। अर्थात लिख लीजिए मोनोसैकेराइड में बांट देते हैं। और दूसरे को किसमें बांट देते हैं, तो डिसैकेराइड में बांट देते हैं। तो यहां पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, यह एक अणु शर्करा होती है। जो मोनोसैकेराइड होता है यह क्या होती है, तो एक अणु शर्करा होते हैं, एक अणु शर्करा होता है। और जो डाइसैकेराइड होती है, डाइसैकेराइड क्या होता है, तो जो डाइसैकेराइड होती है ये द्वि अणु शर्करा होते हैं। ये कौन से होते हैं, द्वि अणु शर्करा होता है। और जो ये पॉलीसैकेराइड होता है, नॉन शुगर होता है, ये कैसा होता है, तो ये बहुशर्करा होता है। ये कैसा होता है, ये बहुशर्करा होता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो डाइसैकेराइड होते हैं ये कौन से शर्करे होते हैं, तो ये द्वि अणु शर्करा होता है। मोनोसैकेराइड कौन सा शर्करा होता है, तो एक अणु शर्करा होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं अर्थात नॉन शुगर होते हैं वो बहुशर्करा होते हैं। ये चीज भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में टोटल जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था हमने यहाँ पर करवा दिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना आपको बहुत अच्छे से तैयारी रखना है। इसके आगे हम चलते हैं, तो इसके आगे अगर हम ले लेते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन, प्रोटीन में हम क्या बताते हैं कि प्रोटीन को जो है हमने कितने भागों में बांट दिया है, प्रोटीन को हमने 3 भागों में बांट दिया है। प्रोटीन को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग में बांटे हैं, तो प्रोटीन को एक हमने बांट दिया सिंपल प्रोटीन में बांट दिया, दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और तीसरा है ड्राइव्ड प्रोटीन। अर्थात यहां पर लिख लीजिए सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और तीसरा क्या है, ड्राइव्ड प्रोटीन होता है। तो ड्राइव ये जो सिंपल प्रोटीन होता है इन्हें हम कहते हैं सरल प्रोटीन, और कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, जटिल प्रोटीन। और जो ड्राइव्ड होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो यहां से ये चीज हमारी जानकारी होना जरूरी है। और मैंने एक क्वेश्चन यहां से ये बन करके आता है कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटी यूनिट, तो छोटी यूनिट प्रोटीन का क्या होता है, तो प्रोटीन की जो छोटी यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। क्या होती है, अमीनो एसिड। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड होती है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, अगर यहां पर जैसे प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट हमने बता दी अमीनो एसिड होती है, लेकिन अगर प्राकृतिक में पूछा जाता है तो 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अर्थात ये लिख लीजिए, प्राकृतिक में 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं कहां पर, प्राकृतिक में। तो यहां से आपका ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में, तो जैसे मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन ये भी बन करके आता है। तो देखिए यहां पर हम आपको पूरा पॉइंट करवाएंगे, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, एक एक पॉइंट आपका करवाते चलेंगे। ये मेरा 100% की गारंटी है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। आपको हम इतना करवा देंगे कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, मेरा 100% की गारंटी है। तो ये तो हमें अमीनो एसिड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पर वसा के बारे में। वसा के बारे में थोड़ा सबको भी लिखते चलें, सबको साथ साथ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम वसा के बारे में बात करते हैं तो वसा भी जो होती है ये भी सिंपल फैटी होती है,
और यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स भी होता है, और तीसरा क्या होता है, ड्राइव्ड होता है। मतलब सरल, अगर ये सिंपल है तो सिंपल जो बसा होती है, साधारण बसा, जो सरल बसा होती है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से में? एक को जो है संतृप्त में बांटते हैं, एक असंतृप्त को, इसे हम संतृप्त में बांट दिए हैं। संतृप्त है, इसको किसमें बांट रहे हैं? असंतृप्त में बांट दिए। तो जो संतृप्त होता है इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं, अर्थात सैचुरेटेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो यहां पर जो है हमने क्या बता दिया, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड होती है। इसको हमने आपको बता दिया, ये चीज आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको भी तीन भागों में, प्रोटीन को तीन भागों में बांट दिया गया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ड्राइव्ड। उसी प्रकार से वसा को भी हमने तीन भागों में बांट दिया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डिवाइड में हमने बांट दिया है। जो सिंपल होते हैं इसे दो भागों में बांट दिया गया है, संतृप्त और असंतृप्त में। तो अब यहां से जो मेन आपका पॉइंट बन करके आता है, हम अब उसके बारे में बातें करेंगे। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, क्वेश्चन जो बन करके आता है उसको बता रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो अगर मनुष्य के शरीर में पूछा जाता है तो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और जो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसमें से 10 अमीनो एसिड, जो 10 अमीनो एसिड होते हैं वो विटामिन से पाए जाते हैं। किससे? विटामिन से। और विटामिन में कौन से? B6 प्लस अल्फा कीटो एसिड से, अल्फा कीटो एसिड से पाए जाते हैं। बाकी बचे 10, तो जो अगले 10 अमीनो एसिड हैं वो कहां से पाए जाते हैं? तो जो अगला 10 अमीनो एसिड है ये पौधों में मिलते हैं। ये कहां से पाए जाते हैं? तो पौधों में मिलते हैं, अर्थात पौधों से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 10 अमीनो एसिड है इसे हम महत्वपूर्ण अमीनो एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण अमीनो एसिड भी कहते हैं, एसिड भी कहते हैं। और यहां पर जो ये 10 अमीनो एसिड है इसे महत्वहीन, ये सब कैसे होते हैं? ये महत्वहीन एमिनो एसिड होते हैं। ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि प्राकृत में 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन एक मनुष्य को जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपका बन करके आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि जिन जंतुओं के अंदर 20 के 20 प्रोटीन पाए जाते हैं उन्हें क्लास 1 टाइप अमीनो एसिड कहते हैं। अर्थात इसको लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। जिन जंतुओं के अंदर 20 के 20 प्रोटीन पाए जाते हैं उन्हें क्लास 1 टाइप अमीनो एसिड कहते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका बन करके आता है। अब यहां से ये पूछा जा सकता है कि अमीनो एसिड के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन अगला क्या बनता है कि अमीनो एसिड के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमने क्या बताया था? सिंपल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूसरा क्या सा होता है? तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा जो है ड्राइवल प्रोटीन होते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? जिसे हम जटिल प्रोटीन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? जिसे हम सरल प्रोटीन कहते हैं। यहां से ये भी आपका क्वेश्चन बन करके आता है। अब हम एक एक के बारे में पूछते हैं कि जैसे हमारा है सरल प्रोटीन।
सरल प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एक एक के बारे में हम यहां से आपसे बातें करने वाले हैं। देखिए यहां पर अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, हम यहां पर आपको समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये प्रोटीन होता है कि जब अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला बनती है, जब अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला बनती है, जब अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला बनती है तो वह क्या कहलाती है, सरल एसिड कहलाती है, सरल अमीनो एसिड कहलाती है, अर्थात सरल प्रोटीन। देखिए यहां पर कैसे, जैसे यहां पर लिखा गया ए, इस प्रकार से 10-20 जो भी आपको समझ में आए अगर ले लेते हैं, तो ये कैसे हैं, ये जो है सरल प्रोटीन है, ये कैसे हैं, तो ये सरल प्रोटीन है, अर्थात सिंपल प्रोटीन, ये की एक श्रृंखला है, ये जो है सरल प्रोटीन होते हैं। और सरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो सरल प्रोटीन जैसे कौन कौन से हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, और कौन से होते हैं, तो एल्ब्यूमिन होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सरल प्रोटीन होते हैं। और जो ये है, ये जो श्रृंखला बनी है, ये कौन सी बांड है, तो ये पेप्टाइड बांड है, ये कौन सी बांड है, पेप्टाइड बांड है। तो ये कौन सा बांड है, पेप्टाइड बांड होते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए होते हैं। तो ये एक शायद आपको सरल जो प्रोटीन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, अगला हम किस में बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यहां पर जो श्रृंखला बन रही है इस प्रकार से बन रही है, यहां पर भी हमने क्या किया, ये एक श्रृंखला हमने ले लिया। अगर ये जो श्रृंखला लिए हैं इसमें अगर हम फेरस को जोड़ देते हैं, इसमें हम किसको जोड़ते हैं, फेरस को जोड़ते हैं, इसको क्या कहेंगे, फेरस। अगर हमने इस श्रृंखला में एक फेरस को जोड़ दिया, तो अगर फेरस को जोड़ने के बाद यह क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है, यह क्या बन जाता है, तो हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन बन जाता है। और जो ये हीमोग्लोबिन बन जाता है ये कहां पाए जाते हैं, तो यह आरबीसी में पाए जाते हैं, आरबीसी में पाई जाती है। और जो ये हीमोग्लोबिन है ये कैसा है, यह एक जटिल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन क्या है, जटिल प्रोटीन है। तो यहां से इतना क्वेश्चन बन करके आता है। अगर यहां से ये क्वेश्चन ये भी बन करके आता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में जो है, जैसे मेल के अंदर में हीमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है, तो ये 14 से 16 जो है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में जो है 14 से 16 पाई जाती है। और अगर फीमेल के बारे में अगर बात करते हैं तो फीमेल में हीमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है, तो 12 से 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इतना ये पाया जाता है। अगर अब यहां से क्वेश्चन क्या बन के आता है, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है तो ऐसे कंडीशन में एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बन करके आता है कि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। एनीमिया को हम क्या कहते हैं, तो एनीमिया को हम रक्त अल्पता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्त अल्पता भी हम एनीमिया को कहते हैं। तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो है अगर ये लिखा गया है, मान लीजिए ए, मान लीजिए ये भी आपका एक श्रृंखला दिया गया है, मान लीजिए इस श्रृंखला में अगर हमने क्या जोड़ दिया, मैग्नीशियम को जोड़ दिया, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। अगर हमने मैग्नीशियम को जोड़ दिया तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में ये क्लोरोफिल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बन जाएगा। और जो ये क्लोरोफिल होता है ये कहां पाई जाती है, ये पत्तियों में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, ये कहां पाई जाती है, तो ये पत्तियों में पाई जाती है। अगर इसी प्रकार से देखिए यहां पर एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि यहां पर ये भी मान लीजिए अमीनो एसिड की एक श्रृंखला है, अगर इसमें हमने क्या जोड़ दिया, अगर हमने इसमें सल्फर को जोड़ दिया,
अगर हमने इसमें किसको जोड़ दिया, सल्फर को, अगर सल्फर को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो यह एक क्रिएटिन बन जाता है। तो यह क्या बन जाता है, यह क्रिएटिन बन जाता है। और जो ये क्रिएटिन बन जाता है, ये क्रिएटिन कहां कहां पर पाई जाती है, तो ये जो क्रिएटिन होता है ये बाल में पाया जाता है। कहां पाई जाती है, बाल में पाया जाता है। और कहां पाई जाती है, तो नाखून में पाया जाता है, पक्षी के चोंच में भी पाया जाता है, पक्षी के चोंच में भी ये क्रिएटिन पाया जाता है, पक्षी के चोंच में पाया जाता है। ये आपके क्या है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहां पर एक एमिनो एसिड की श्रृंखला इस प्रकार से दी गई है, अगर मान लीजिए इसमें हमने फास्फोरस को ज्वाइंट कर दिया, किसको, फास्फोरस को जोड़ दिया, इस श्रृंखला में हमने अगर फास्फोरस को जोड़ दिया तो ऐसे कंडीशन में ये क्या बन जाता है, तो ये केसीन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, केसीन। और केसीन बन जाने के कारण जो दूध का रंग सफेद हो जाता है वो किसके कारण होता है, केसीन के कारण ही होता है। अर्थात इसी के कारण दूध का रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। और यही जो केसीन से क्या बन जाता है, यही जो केसीन है, इसी केसीन से कैरोटीन भी बन जाती है। क्या बन जाती है, कैरोटीन। और यही जो कैरोटीन बनती है, इसी कैरोटीन के कारण क्या होता है कि जो दूध होती है वो हल्का कैसा हो जाता है, दूध हल्का पीला हो जाता है। तो यहां से आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आते हैं, उसको भी हमने इसमें पूरा करवा दिया है। अगला टॉपिक लेते हैं कि जो है ड्राइव्ड। अगला टॉपिक क्या लेते हैं, ड्राइव्ड ले लेते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन को क्या कहते हैं, इसको हम इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम व्युत्पन्न प्रोटीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं कि जब अमीनो अम्ल की श्रृंखला में दो तत्व जुड़ते हैं। अभी तक क्या होता था, हमने क्या बताया था कि जो सरल प्रोटीन होते हैं उसमें कोई तत्व नहीं जुड़ता था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते थे उसमें एक तत्व जुड़ता था। लेकिन जो ड्राइव्ड प्रोटीन होते हैं उसमें दो तत्व जुड़ते हैं। अर्थात यहां पर लिख लीजिए, जब अमीनो एसिड में दो तत्व जुड़ते हैं, तो दो तत्व जुड़ते हैं तो वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे हम एग्जांपल के लिए, जैसे ये मान लीजिए अमीनो एसिड लिखा गया है और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एक ही हमने कैल्शियम जोड़ दिया और इसके बाद हमने इसमें फास्फोरस भी जोड़ दिया। अगर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कैल्शियम कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम फास्फोरस कहते हैं। हमने इसमें क्या किया, दो तत्व को जोड़ दिया। तो दो तत्व को जब जोड़ दिया तो ऐसे कंडीशन में ये क्या बन जाता है, ओसीन बन जाता है। और जो ये ओसीन बन जाता है ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये जो है हड्डियों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, हड्डियों में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, तो ये हड्डियों में पाए जाते हैं। तो यहां से इतना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, हमने इसको बता दिया। अब हम अगले टॉपिक में आपको क्या बताएंगे कि बस, क्योंकि ये क्लासेज आपका बहुत लेंदी हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा तो आपको भी समझने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये जो भी क्लासेज चली हैं या एनटीपीसी ग्रुप डी, आज विभिन्न जितने भी एग्जाम है जहां पर साइंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। और जो भी आपका निर्णय रहेगा, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया है, वो टॉपिक आपका पुनः क्लियर करवा दिया जाएगा। और जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तब तक हमको क्या मालूम कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपना निर्णय आप लोग जरूर दें। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, सर समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाया जाएगा। इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।